ठीक है। डी फैक्टो आपने क्या कहा, मैंने कहा एक तो होता है डी यूरे और एक होता है डी फैक्टो। तो डी फैक्टो क्या हुआ, डी फैक्टो मतलब इन एक्चुअल। इन एक्चुअल मान लीजिए एक मोहन नाम का पर्सन है, उसका जो एलआर है, उसका जो एलआर है लॉ की नजर में उसका बेटा होना चाहिए। तो ये कौन सा एलआर हुआ, ये हुआ डी यूरे। कौन सा एलआर हुआ, डी यूरे। क्योंकि लॉ की नजर में उसका जो पर्सन है, जो उसका बेटा है, वो क्या होना चाहिए, एलआर होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि उसका कोई भाई है, वो क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी के साथ में इंटरमिडल्स कर रहा है। मतलब एक्चुअल में तो उसका बेटा होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ में रह रहा है या कुछ भी पोजीशन रख रहा है, वो किसके पास में है, वो भाई के पास में है। ठीक है। वो क्या होगा, डी फैक्टो। नाम से पता चल रहा है, फैक्टो, डी फैक्टो मतलब एक्चुअल में किसके पास है। और एक होता है नॉशनल, एक होता है नॉशनल एलआर। अब मैम ये क्या होता है नॉशनल एलआर, मान लीजिए कोई कर्मचारी संगठन है, एम्प्लॉयज के जो होते हैं ना संगठन, उसमें, ठीक है, उसमें क्या है, मतलब कर्मचारी संगठन बता दी, मान लीजिए, या कोई एक ऐसा प्लान, ऐसा वो मान लीजिए, कोई हेड मान लीजिए, मतलब क्या है, 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनका एक हेड है। ठीक है, उनका एक हेड है, उस हेड के पास में क्या होता है, उस हेड के पास में ये सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं ये लोग। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये 10 लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है, इसके पास में इसकी एसेट्स भी है, इन 10 लोगों की लाइबिलिटीज के संबंध में भी इसके पास में कुछ राइट्स है। अब यदि ये हेड मर जाएगा, ठीक है, ये हेड यदि मर जाएगा तो किसके पास प्रॉपर्टीज जाएगी, तो ये होते हैं नॉशनल एलआर। क्या होते हैं, नॉशनल एलआर। कि किसी पर्सन, कोई पर्सन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कोई पर्सन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किन्हीं लोगों को, और उस रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के मरने के बाद में किसके पास प्रॉपर्टी जाएगी। मान लीजिए प्रॉपर्टी यहाँ पे 10 लोग में बहुत सारे लोग थे, ये थी राम के पास में, जो इसका हेड था, ये हेड थे इनके, राम थे। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी है वो गई है श्याम के पास में। पहले से डिसाइडेड है कि यदि मतलब राम की डेथ हो जाती है किसी सर्कमस्टांसेस के बाद में, कौन बनेगा, जैसे राजा होते थे ना, तो राजा के पुत्र होते थे, तो सबसे बड़ा बनेगा, और सबसे बड़े के मरने के बाद में उसके छोटा वाला बनेगा। क्या होता है, वो होते हैं नॉशनल। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे पहले पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे हैंड रेज करवाऊंगी कि आपको समझ में आया नहीं समझ में आया। देखिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स, देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये आपके बैरक में ये चीजें लिखी हुई है। डी यूरे मीन्स अ पर्सन हु इन द लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ डिजीज पर्सन। कि एक पर्सन, मतलब एक पर्सन जो लॉ की नजर में क्या है, उस पर्सन का, डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। डी फैक्टो मतलब एक्चुअल में कौन कर रहा है, तो डी फैक्टो एनी पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिजीज। और नॉशनल, अब इसको धीरे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वेयर अ पार्टी sues और ensued in a representative character the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued, ये होते हैं नॉशनल एलार। ठीक है, पहले नीचे बढ़ते हैं, फिर एक बार और आपसे पूछ लूंगी। इन अदर वर्ड्स, क्या लिखा हुआ है अदर वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ द डिजीज वेदर एज इन हायर और इंटरमिडलर। मतलब हायर मतलब वही उसका बेटा, और इंटरमिडलर जो इंटरमिडल कर रहा है। एंड इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट द पर्सन ऑन whom द एस्टेट ऑफ द डिजीज पर्सन डिवॉल्व्स। तीनों डेफिनेशन याद हो गई क्या, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये आप सीपीसी में ये छोटी छोटी डेफिनेशन, ये हो गई मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन, हो गई डिक्री की डेफिनेशन, हो गई स्टार्ट, सीपीसी के स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो क्या है, मेंस में इंपॉर्टेंट है। एक बार हेड रेज कर दीजिए, एलआर की डेफिनेशन समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई है वाकई तो। स्नेहा मैम, स्नेहा राजपूत मैम, समझ में आ गई आपको। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए अब आते हैं मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट, मैसली प्रॉफिट, जो भी आपको पसंद आए वैसे शब्द बोल देना, मैं मीन प्रॉफिट ही बोलती हूँ। अब देखो, समझ, मीन प्रॉफिट क्या होता है, पहले एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं हूं पारुल, मेरा एक घर है। ठीक है, मेरा ये घर है, और घर को किसी ने भी, मान लीजिए रितु मैम, ठीक है, इनके पोजीशन में है घर।
कल भी बताया था मैंने, इनके पोजीशन में है घर, तो क्या होता है, पारुल मैम ऐसे पारुल बोल रही है कि सर मेरा घर है और इसके रॉन्गफुल पोजीशन में है। तो आपको एक शब्द याद हुआ, मीन प्रॉफिट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड, कोई भी एग्जामिनर चेक करेगा तो वो क्या चेक करेगा, रॉन्गफुल पोजीशन। रॉन्गफुल पोजीशन, इनका कोई अधिकार नहीं है, इनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या ले रखा है, रॉन्गफुल पोजीशन। पारुल बोल रही है कि सर मुझे इसके रॉन्गफुल पोजीशन में एक्चुअल में इतना अमाउंट रिसीव होना चाहिए था। मान लीजिए ये रेंट पे रहती थी, रेंट पे नहीं करी, पारुल ने इनको कई बार नोटिस दिए हैं कि भाई आप रेंट पे करो, अदरवाइज बाहर जाओ, आप रॉन्गफुल पोजीशन में रह रहे हो। इनको ये रेंट नहीं दे रही, 10,000 रुपए 2 महीने से या 4 महीने से रेंट नहीं दिया, तो एक्चुअल रिसीव होना चाहिए था कितना, 20,000 रुपए या 40,000। ठीक है, तो एक समझ में आया, एक पर्सन जो रॉन्गफुल पोजीशन में है उसके द्वारा हमें एक्चुअल रिसीव होना चाहिए। प्लस प्लस कि यदि यहाँ पे पारुल किसी और पर्सन को रखती, ठीक है, यदि यहाँ पे पारुल किसी और पर्सन को रखती या कुछ और काम करती, तो इसको मान लीजिए कि रितु मैम तो सिर्फ 20,000 रुपए दे रही है और पारुल मैम उस जगह ना कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहती है, ठीक है, और पारुल बोल रही है कोर्ट में जाकर, सर एक्चुअल तो मुझे इससे 20,000 रुपए रिसीव करने, 20,000 रुपए, लेकिन यदि मैं क्या करती, उस प्रॉपर्टी का यूज करती, तो आई वुड हैव बीन रिसीव्ड, कि मैं इतना अमाउंट और रिसीव कर सकती थी, ठीक है, कर सकती थी। तो सेकंड वाला अमाउंट कौन सा आया, जो कर सकती थी, इतना ये मीन प्रॉफिट। लेकिन माइनस, मान लीजिए यहाँ पे रितु मैम जो ये घर है, इन्होंने क्या करा था, पहले इस घर में गेट नहीं था, इन्होंने क्या करा, इस गेट में, इसको गेट को लगाने में लगाए 10,000 रुपए, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन हु इज इन रॉन्गफुल पोजीशन, इसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो ये होती है मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन। समझ में आई, समझ में आ गई होगी आप लोगों को, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो ये चीज मैं इसलिए बार बार पूछती हूँ, आपको समझ में आई, क्योंकि ये डेफिनेशन ऐसी है, इन डेफिनेशंस को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। देखते हैं पहले, तो 2 का 12, ये दोनों याद, ये भी याद रखना है, 2 के 11 में एलआर लिखा हुआ है और 2 के 12 में सीपीए लिखा हुआ है, मीन प्रॉफिट। Mean profit of a property means those profit which the person in wrongful possession of such property actually received। समझ में आया, actually received, कि उस प्रॉपर्टी में रहते हुए एक्चुअल में ये 20,000 रुपए रिसीव कर सकती थी। फिर देखो शब्द समझो, might with ordinary diligence would have received, यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे आप लगाओगे वुड लगा दो, वुड हैव रिसीव, जो कर सकती थी ऑर्डिनरीली रिलीजन से। ऐसे तो मैं बोलूं कि ये जो घर है, मैं मुझे तो यहाँ पे मॉल बनाना था, मैं क्या बोलूं कि मेरा जो घर है मुझे तो यहाँ पे मॉल बनाना था, तो कोर्ट क्या बोलेगी, भाई तेरे घर में तो गेट भी नहीं था, तू क्या मॉल बनाएगी। तो मैंने क्या कहा, ऑर्डिनरी रिलीजन से क्या रिसीव कर सकती थी, वो भी मीन प्रॉफिट का पार्ट है। तीसरा, माइनस क्या कर रहा है, बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, ये होती है मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आई, वापस बोलो कि which actually receives plus which could have और would have received minus improvement made by the person who is in wrongful position, वो क्या होता है, मीन प्रॉफिट। जब कोर्ट क्या करती है, मीन प्रॉफिट की प्रिलिमिनरी डिग्री होती है, कल भी मैंने आपको बताया था कि मीन प्रॉफिट की क्या होती है, प्रिलिमिनरी डिग्री होती है। तो मीन प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम कोर्ट इन सब चीजों का क्या रखती है, ध्यान रखती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट में दे रखी है, वो हम यदि टीपीए कभी पढ़ेंगे तो उसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है, यहाँ पे इतना ऐसा जरूरी नहीं है। 214 पहले ही हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है डिसीजन, और डिग्री में आपको याद क्या रखना है, एडजुडिकेशन। क्या है ऑर्डर, मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। यहाँ पे आते हैं 217, 217 है पब्लिक ऑफिसर। क्या है, 217 पब्लिक ऑफिसर, और सीपीसी में क्या, और इंडियन पीनल कोड में क्या लिखा हुआ है, जब सीपीसी में यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक ऑफिसर, तो इंडियन पीनल कोड में क्या लिखा है, कोई बताएगा, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक ऑफिसर, शायद सेक्शन 21 है पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक ऑफिसर। अब कौन, मोस्टली डेफिनेशन सेम है, देखो कैसे याद करोगे,
आप मतलब जितना जितना मैं मुझे याद है, मैं स्क्रीन पर भी देख नहीं रही, मैंने पढ़ा भी नहीं है। तो जैसे आप लोग कौन हो? जज। तो ये क्या है? पब्लिक ऑफिसर। दूसरा, और हम इनसे बड़ा किसको मानते हैं, मतलब हम किसको मानते हैं? आर्मी वाले पर्सन को। तो आर्मी वाले पर्सन, ठीक है, ये भी क्या है? ये पब्लिक ऑफिसर है। और कौन हो सकता है? आप खुद ही दिमाग लगाइए। कोर्ट ऑफ जस्टिस के लोग। कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने सारे लोग काम करते होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई लोग प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं ना, मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी के साथ में कुछ नुकसान हुआ है, मेरी मोटरसाइकिल के साथ में नुकसान हुआ है, कोर्ट में कुछ लोग प्रॉपर्टी को रिसीव करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, कोई लोग एविडेंसेस लेते हैं, है ना, रिकॉर्ड्स को संभाल के रखते हैं। तो ये सारे लोग क्या है? ये सारे लोग पब्लिक ऑफिसर है। और कौन हो सकते हैं? खुद सोचो। सब और कौन हो सकते हैं? पुलिस वाले। तो पुलिस वाले कौन? जो जेल में बंद कर सकते हैं। तो पर्सन, ठीक है, ऐसे पर्सन जिसके पास में पावर है पुट इन कन्फाइनमेंट। ठीक है, ये मैं सीरियल नंबर से याद करे हुए हैं, तो मैं बता रही हूँ कि भाई जज है, ऑल इंडिया ये आर्मी पर्सन है, कोर्ट ऑफ जस्टिस के लोग हैं। इसके बाद में जो पर्सन जिनका काम, जैसे सबसे हम कौन मानते हैं? पुलिस वाले किसको मानते हैं? जो जेल में बंद कर सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। अब आओ, और कौन से पुलिस वाले देखे हैं आपने? जो पब्लिक कौन होते हैं? रोड वाले, मतलब जो रोड पे रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो जिनका काम क्या है? पब्लिक सेफ्टी को ध्यान रखना है, पब्लिक सेफ्टी को ध्यान रखना है, तो ये भी क्या है? पब्लिक ऑफिसर। और कौन हो सकते हैं पब्लिक ऑफिसर? देखो, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो क्या करते हैं? रेवेन्यू को रिसीव करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू को रिसीव करते हैं। ऐसा थोड़ी है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी अकेले थोड़ी काम करते होंगे। यदि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की तरफ से कौन टैक्स रिसीव करेगा? कौन? अब ऐसा थोड़ी है कि वो टैक्स रिसीव करके किसी कमरे में बंद कर देते हैं या बैंक में बंद कर देते हैं। उसको क्या करते हैं? एक्सपांड करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो जो क्या करता है, गवर्नमेंट की तरफ से रेवेन्यू को रिसीव करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या है? और वो देख लीजिए, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, तो ये सारे लोग क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर। और कौन हो सकते हैं? हु इज इन हु इज इन द पे ऑफ गवर्नमेंट। और भी तो लोग हो सकते हैं जो गवर्नमेंट की पे में हो। तो अब देखो, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया और आप सीपीसी में ये पढ़कर नहीं गए, कोई बात नहीं, नहीं पढ़कर गए, लेकिन आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजों को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, कि कौन कौन हो सकते हैं पब्लिक सर्वेंट नहीं, पब्लिक ऑफिसर। देखिए, every judge, every member of all India services, every commission or gazetted officer of union, every officer of court of justice of government, every person who can place or keep any person in the confinement, every person whose duty to prevent offense, give information of offense, bring offender to justice, protect public health, मतलब ये कौन से आ गए? ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, सेफ्टी और कन्वीनियंस। और बाकी सारे देखो, बाकी सारे जो गवर्नमेंट के तरफ से क्या करते हैं? काम करते हैं। receiver, bench clerk of civil court, inspector of police, provident fund commissioner, every officer in the service or pay of the government, income tax officer, और कोई हो तो वो भी अपन देख लेते हैं। What about the bank officials? सर गवर्नमेंट है तो फिर वो पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब आ जाइए, कुछ है कोई परेशानी? सेक्शन नंबर देखो, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट यदि पे करता है, पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? हु इज इन द पे ऑफ गवर्नमेंट। अब आओ, क्वेश्चन क्या बनता है? सेक्शन 9 में आपके लिए मेंस का क्वेश्चन आएगा कि सर हम कैसे ये चीज डिसाइड करें, कि मैम हम ये कैसे चीज डिसाइड करें कि ये जो केस है ये सिविल नेचर का है, या ये जो केस है क्रिमिनल उसका रेवेन्यू नेचर का है, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो इसके लिए जब हम सेक्शन 9 पढ़ते हैं, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, सीपीसी में आपको बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। सीपीसी में आपको बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो मैम सेक्शन 9 तो 3 लाइन का दे रखा है। यदि हम बुक रेफर नहीं करेंगे, एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या लिख कर आएंगे? तो मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं नोट्स दूंगी, और नोट्स में आपको अच्छे से बताऊंगी कि उसके अंदर सेक्शन 9 में सिविल नेचर के सूट क्या होते हैं। सिविल नेचर के सूट क्या होते हैं, आज हम सेक्शन 9 पे ही पूरा टाइम डिवोट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 1 पढ़ा था। कोई सेक्शन 1 बताएगा कि सीपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होता है? योगिता मैम। ट्राइबल एरिया।
और एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल और एरिया। नागालैंड हो गया। दोनों चीजें स्टेट ऑफ ट्राइबल एरियाज नहीं था, नागालैंड। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज। तो सबसे पहले एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ट्राइबल एरिया और नागालैंड पे यदि कोई सिविल केस चलेगा तो सीपीसी के अंडर तभी चलेगा जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बोलेगी कि सीपीसी अप्लाई होगा। ये मैंने आपको सेक्शन 1 में बताया था। फिर दूसरा सेक्शन कौन सा था शोभना मैम, या क्लास में हो तो बताओ, दूसरा सेक्शन कौन सा था सीपीसी अप्लाई नहीं होगा? डेफिनेशन कहाँ पे? सेक्शन 2 डेफिनेशन जो था ना मैम, सेक्शन 4 एंड सेक्शन सीपीसी 5 कहाँ जाएगी। अप्लाई, सेक्शन 4 बताया था। सेक्शन 4 में क्या बताया था मैंने कि सीपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होता? स्पेशल कोड, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल फॉर्म, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, इन पे सीपीसी अप्लाई नहीं होता। और एक कौन सा सेक्शन बताया था मैंने? 5 सेक्शन 5 सेक्शन 5। रेवेन्यू कोड्स पे। रेवेन्यू कोड्स पे जहां पे स्पेसिफिकली रेवेन्यू कोड्स अप्लाई, मतलब जहां पे ये जो एग्रीकल्चर में रेंट रिसीव करना है, लैंडलॉर्ड और लैंड होल्डर के बीच के जो भी मतलब क्या है पेमेंट्स वगैरह है, वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होता। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है सीपीसी जो सिविल केसेस है वो हर तरीके के केसेस है। जो सिविल केसेस है वो हर तरीके के केसेस है एक्सेप्ट एक्सप्रेसली बार्ड कर दिया गया हो। तो एक्सप्रेसली कहाँ बार्ड किया है? सेक्शन 1 में, सेक्शन 4 में और सेक्शन 5 में बार्ड किया गया। स्पेसिफिकली सीपीसी स्टार्ट करते ही इन्होंने मना कर दिया कि यहाँ 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 सीपीसी अप्लाई नहीं होता है। और यदि बाई चांस अप्लाई भी होता है, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है, और लक्षद्वीप हो गया, तो वहां पे कैसे अप्लाई होता है? वहां पे उनके लोकल लॉज को साथ में रखकर अप्लाई होगा। फिर एक होता है इम्प्लाइडली, इम्प्लाइडली बार्ड। सीपीसी सारे केस जो है वो सिविल केस है एक्सेप्ट इन दो सर्कमस्टांसेस को छोड़ के। अब इम्प्लाइडली बार्ड, इम्प्लाइड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? माना गया बार्ड। मान लीजिए दो पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आई और उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है कि भाई हम यदि बाय चांस लड़ाई हो जाएगी तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग में जाएंगे। तो यहाँ समझ में आ गया, ये इम्प्लाइडली ऐसा प्रिज्यूम कर लिया गया कि इसे सिविल केस, इवन दो वो क्या है सिविल केस है, स्पेसिफिक रिलीफ परफॉर्मेंस का केस हो गया या कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वहां पे क्लॉज लिखा हुआ है। क्या क्लॉज लिखा हुआ है? कि यदि किसी पार्टी ने कहा है, यदि किसी उस क्लॉज में स्पेसिफिकली मेंशन है कि यदि केस होगा, यदि हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्शन आएगा तो हम कोर्ट में ना जाकर कंसिलिएशन, मेडिएशन और ये आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। समझ में आ गया? सेक्शन 9 पहले पढ़ूंगी, इंपॉर्टेंट है, पहले हम देखते हैं, फिर आपको याद करना है सेक्शन 9 की, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज कोई मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम कितना हमें बेयर एक्ट की लैंग्वेज, भाई आपको कम से कम अच्छे मार्क्स लेकर आने ना, बेयर एक्ट की 70% से लेकर 80% लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। आपको लॉमैन लैंग्वेज में लिखना है, ना कि लेमैन लैंग्वेज में, क्योंकि आप जुडिशरी का मेज दे रहे हो। ठीक है, ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि मैम हमें बेयर एक्ट की लैंग्वेज हम हमारी भाषा में, भाई आप नहीं लिख सकते आपकी भाषा में, इज एम आर ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसको तो आपको लिखना पड़ेगा। रटने के लिए मैं कभी नहीं बोलती हूँ, आप समझ के कोई चीज याद करो, कभी भी रटना नहीं चाहिए, समझ के आप पढ़ो कि क्या लिखा हुआ था बेयर एक्ट में। आप देखो क्या लिखा हुआ है, कोर्ट टू ट्राई, क्या लिखा कि जो सिविल कोर्ट्स है, ये पार्ट 1 स्टार्ट हो गया, ये शायद 9 से 14 है, पार्ट 1 स्टार्ट हो गया। सूट्स इन जनरल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकेटा, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। ठीक है, यही सेक्शन का नाम है कि कोर्ट सारे सिविल सूट को ट्राई करेगा अनलेस बार्ड। कोर्ट shall have jurisdiction to try, the court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature except which is expressly barred, यहाँ पे आप सेक्शन 1 पे लिखेंगे, ठीक है, और impliedly barred, that is agreement between the parties or arbitration। अब एक्सप्लेनेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर बोलता है कि यदि कोई सूट कि ये प्रॉपर्टी तेरी है या ये प्रॉपर्टी मेरी है, या ये पोस्ट पे तेरी जगह होनी चाहिए या ये पोस्ट पे मेरी जगह होनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा सिविल नेचर के क्वेश्चन होते हैं। समझ लो, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा सिविल नेचर के क्वेश्चन होते हैं। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कह दिया, ये एक्सप्लेनेशन 1 में कहा कि पहले एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं, फिर एक अच्छा एग्जांपल दूंगी एक्सप्लेनेशन 2 समझाने के लिए।
wherever there is a right to property or post, then it is of civil nature, whether it is related to religious nature or ceremonies. ठीक है, तो चाहे किसी भी, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि यदि कोई राइट टू प्रॉपर्टी और पोस्ट है, चाहे वो रिलीजियस नेचर का है या सेरेमनी का है, लेकिन इसे क्या माना जाएगा, सिविल नेचर सूट माना जाएगा। यहाँ पे एक बात आती है कि किसकी लड़ाई है भाई, कुर्सी की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। ठीक है, पोस्ट की लड़ाई है। मान लो प्रधानमंत्री जी या कोई भी गवर्नर है, इनकी सैलरी होती है 2 लाख, 2.5 लाख, या कभी कभी माइनस भी कर देते हैं, रिड्यूस भी तो कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इनकी सैलरी 50,000 भी हो सकती है, किसी ऐसे इमरजेंसी आ गई, सिचुएशन आ गई। मैं मान लीजिए मैं किसी पोस्ट पे, बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ और मैं कमाती हूँ 5 लाख रुपए महीना। अब मुझे बोलो कि पारुल, आपको गवर्नर बनाना है, आपको गवर्नर बनाना है, आपको मिलेंगे 50,000 रुपए या 2 लाख रुपए। मैं क्या सोचूंगी कि मैं तो 5 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ, मैं इस पोस्ट पे क्यों जाऊंगी। किसकी लड़ाई है भाई, कुर्सी की लड़ाई है। क्या बना रहे हैं, देश का गवर्नर। समझ रहे हो, तो सेकंड एक्सप्लेनेशन यही कहता है, सेकंड एक्सप्लेनेशन यही कहता है कि चाहे उस पोस्ट पे पैसा इंक्लूडेड हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ते हैं, फिर पूछूंगी आपसे। दोनों एक्सप्लेनेशन भी लिख कर आनी, एग्जाम में दिया है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, इट इज इमटेरियल वेदर विद द पोस्ट देयर इज अ फीस और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे कोई भी पोस्ट है, ऐसे नहीं बोल सकते यार यहाँ तो पैसे ही नहीं मिलते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पोस्ट के साथ में फीस इंक्लूडेड है या नहीं है। क्विकली रिवाइज करेंगे कि कोर्ट टू ट्राई ऑल द केस ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट विच इज एक्सप्रेसली बार्ड, सेक्शन 145 और इम्प्लाइडली बार्ड। अब और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कि ऑल केसेस आर सिविल नेचर, ऑल केसेस आर सिविल नेचर। क्यों, चाहे वो किसी पोस्ट से रिलेटेड हो और चाहे वो किसी किससे रिलेटेड हो, पोस्ट से रिलेटेड हो और चाहे किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिलीजियस नेचर के हैं या सेरेमनीज के हैं। और इट इज इमटेरियल वेदर विद द पोस्ट देयर इज अ फीस और नॉट। समझ में आया, एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये कैसे लिखोगे। अब भाई आया आपके पास में कि आप बताओ सिविल नेचर सूट क्या होते हैं, कि आपने लिखा एक्सप्रेसली बार्ड, तो क्या आप उसके अंदर सेक्शन 1, 4, 5 को एक्सप्लेन करके नहीं आ सकते। और इम्प्लाइडली बार्ड, तो क्या आप इसके अंदर ये नहीं लगा सकते, सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी लिख कर आ सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और आप क्या लिख कर आ सकते हो, ये भी लिख कर आ सकते हो, आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग में जाने के लिए किसने कहा है, पार्टीज ने कहा है आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग में जाएंगे यदि केस क्या हो जाएगा, यदि केस में हमारे बीच में भी किसी भी तरीके कॉन्फ्लिक्शन आता है। तो ये आप अभी ये 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 6 में से 3 का, वो 3 में से आपको 1.5 देगा, 2 देगा, लेकिन यहाँ पे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आइए कि कैसे पता चलेगा, मैम ये तो इतने सारे होंगे, हम कैसे याद करेंगे। देखिए, whether is a suit is of civil nature or not, कि क्या कोई सूट सिविल नेचर का है या नहीं है, तो हम मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पे आपको 70% याद करवा दूंगी। देखो कैसे याद करेंगे, ट्रिक टू लर्न वेदर अ सूट इज ऑफ सिविल नेचर और सूट। आपने मूवी देखी होगी या आपने कुछ भी देखा होगा, क्या बोलते हैं, आवारा पागल दीवाना। ठीक है, आवारा पागल दीवाना। तो इसके आगे आप ये याद कर लो MBCS, तो कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, भाई 15 तरीके के तो हमने ऐसे ही सूट याद कर लिए। कैसे याद करें, आवारा, आका AWR, पागल, ठीक है, दीवाना MBCS। तो ये सारे सूट क्या होंगे, ये सारे सूट होंगे सिविल नेचर के। अरियर ऑफ सैलरी, राइट टू वर्शिप, ठीक है, ए मतलब अरियर ऑफ सैलरी, W मतलब राइट टू वर्शिप, R मतलब किसी रिलीजियस प्रोसेशन को निकालना है या नहीं निकालना, P मतलब प्रॉपर्टी राइट, पोजीशन राइट, ये सारे क्या है, सिविल नेचर सूट है। गर्ल, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सिविल नेचर सूट है। ठीक है, डिक्लेरेशन टू कास्ट, B मतलब राइट टू वोट, N इंजरी विद डैमेज। ठीक है, मैरिज रिलेटेड जो भी सूट होते हैं MBCS, B मतलब ब्यूरियल रिलेटेड क्वेश्चन, C मतलब कॉम्पनसेशन इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड S मतलब राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये क्या है, ये सारे सिविल नेचर सूट है। कितने याद कर लिए, 12 याद कर लिए।
अभी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, 12 हमने ये याद कर लिए और हमने वो इम्प्लाइडली बार एक्सप्रेसली बार लिख दिया, तो क्या पर्सन आपसे इम्प्रेस नहीं होगा क्या? वो बोलेगा कि भाई इसको इतना ज्यादा आता है। अब आपने कितने नंबर का काम कर दिया? आपने 4 नंबर का काम कर दिया एग्जाम में, 6 में से 4 नंबर का काम करके आ गया कि क्या से कौन कौन से सूट क्या होते हैं, सिविल नेचर के सूट होते हैं। याद रहेगा, आवारा, पागल, दीवाना, एमबीसीएस। ठीक है, अब आइए केस लॉ भी लिखने पड़ेंगे, देखते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, प्री में पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सेक्शन 9। ठीक है, धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1968। और साथ ही साथ ये प्रीमियर ऑटोमोबाइल वर्सेस कमलाकर शांताराम में क्या कहा था कि वेयर एवर देयर इज अ सिविल कोड देन जुरिडिक्शन कैन बी बार्ड बाय स्पेशल ट्रिब्यूनल और स्पेशल राइट। मान लीजिए अभी तो हमने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि कोई पोस्ट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या होता है, कोई सूट होता है, कोई पोस्ट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट होता है तो कहाँ लगता है? सिविल कोर्ट में लगता है। लेकिन देख लीजिए इनकम टैक्स की सारे स्पेशल लॉज हैं। ठीक है, तो चाहे ये सिविल नेचर का सूट है लेकिन इनको कौन बार कर जाएगा? इनको स्पेशल केसेस बार कर जाएंगे। यही कहा था सिविल का इसमें, धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कोई सा केस चाहे आप याद करो या नहीं याद करो, धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1968 का केस आपको रटा हुआ होना चाहिए सेक्शन 9 के लिए। तो यही लिखा है कि वेयर एवर देयर इज अ सिविल कोड देन जुरिडिक्शन, कि चाहे सिविल कोर्ट है देन जुरिडिक्शन कैन बी बार्ड बाय स्पेशल ट्रिब्यूनल और स्पेशल राइट। इन दो केस में, नीचे वाले केस में क्या कहा था? आरएसआरटीसी वर्सेस कृष्णकांत और चंद्रकांत वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद। क्या कहा था? इन दोनों सिचुएशन में क्या था? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का केस चल रहे थे। तो क्या कहा इन केसेस में? ये कहा कि इस केस में सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लगता है। कौन सा एक्ट लगेगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लगेगा। तो इन बोथ द केसेस मैटर पर्टेन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, सिविल कोर्ट डज नॉट हैव जुरिडिक्शन बिकॉज इट इज अ स्पेशल लॉ। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ये तो हम सेक्शन किसमें पढ़ के आ गए? ये सेक्शन हम 4 के अंदर पढ़कर आ गए कि जहां पे स्पेशल लॉज है तो वो स्पेशल लॉज ही प्रिवेल करेंगे, सीपीसी वैसे भी प्रिवेल नहीं करेगा। और कुछ लिखा है तो वो देख लेते हैं। अब सूट्स विच आर ऑफ नॉट ऑफ पब्लिक नेचर, की ऐसे कौन से सूट जो पब्लिक नेचर के नहीं होते? कोई चीज पता होने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये चीज ये नहीं है। तो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड सूट और पॉलिटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड सूट, काफी, मतलब ऐसे नहीं कि सारे पॉलिटिकल क्वेश्चन, लेकिन कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन जो प्योरली पॉलिटिकल है वो सिविल नेचर के सूट नहीं होते। केसेस विल रिलेट्स टू प्योरली विथ राइट्स एंड सेरेमनीज। जैसे कोई हम मान लेते हैं कोई ऐसे मंदिर होते हैं, प्राइवेट मंदिर होते हैं, प्राइवेट मंदिर होते हैं, उसके अंदर ऐसे है कि जो पुजारी है वो पहले फादर होगा या ग्रैंडफादर होंगे, फिर फादर होगा, फिर बेटा होगा। ठीक है, तो ये कोई सिविल नेचर सूट नहीं है। ऑलरेडी क्या है? प्योरली रिलेटेड टू रिलीजियस सेरेमनीज है। ठीक है, उनकी गद्दी पहले ही डिसाइडेड है कि आने वाला जो पर्सन है इसके बाद में ये बनेगा, इसके बाद में। अब पारुल जाके थोड़ी बोले कि ये मुझे पुजारी बनाओ, या पारुल का भाई जाके, कोई भी इंसान कोई भी जाकर ऐसे थोड़ी बोलेगा कि सर मैं तो केस लगा रहा हूँ, ये सिविल नेचर का सूट है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्योरली रिलेटेड टू सेरेमनीज है। अब आ जाइए, और कौन से केस नहीं हो सकते? सूट विच एक्सप्रेसली बार्ड बाय सम एनेक्टमेंट, ये हमने पढ़ ही लिया। और पर्सनल मैटर्स, ठीक है, पर्सनल मैटर्स, ठीक है, मम्मी बहन या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई तो ये सारे सूट क्या नहीं है? सिविल नेचर के सूट नहीं है। आपको क्वेश्चन में, अब मान लीजिए कि आपने 6 नंबर का आंसर लिखा तो आपको वो पर्सन 4 या 3.5 मार्क्स देगा। और यदि कोई इंसान सेक्शन 9 जो डेफिनेशन क्लॉज में लिख कर आया है उसने अकेला ये लिख दिया तो आपको वो आधा मार्क्स देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि प्री की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, आपने यहाँ क्या लिखा है? 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, तो आपको तब वो 3.5 या 4 नंबर देगा मेंस में। आपने देखो केस लॉज भी लिख दिए, यदि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान होगा तो वो 4 नंबर दे देगा आपको। अदरवाइज वो क्या करेगा? अदरवाइज वो आपसे, ठीक है, आपको 3.5 4 नंबर देगा। ठीक है, अब आप लोग देख लेना, यदि आपको क्लास कंटिन्यू करनी हो, सेक्शन 9 तक ही पढ़ाऊंगी, रेस जुडिकेटर, रेस सब जुडिस, ये सब चीजें मैं कल बताऊंगी।
यदि क्लास कंटिन्यू करनी हो, मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग दूंगी, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेसिबल रहेगी, ड्राइव पे दूंगी, रिस्ट्रिक्टेड लिंक रहेगा, आप लोग ही उसको देख सकते हो जिसको मैं भेजूंगी, और नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है। मैम हम्म आप नोट्स जैसे डेली बेसिस पे दोगे, जैसे आज की क्लास का जितना भी मैं है आपको वो? एक साथ ही पूरे नोट्स दूंगी, डेली बेसिस पे नहीं दूंगी। ये जो टाइप्ड नोट्स है वो मैं आपको एंड में प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि ये तो अभी मैं जस्ट बना ही रही हूँ, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे मैं ये नोट्स बनाती जा रही हूँ। देखो ये कल मुझे सेक्शन 10 पढ़ाना है, तो ये सेक्शन 10 तो अभी बना ही नहीं है, खत्म। ठीक है। बाकी मैं आपको नोट्स हैंड रिटन बिल्कुल सेम टू सेम यही के यही नोट्स है, उसमें सेम टू सेम केस लॉज है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है। ये एंड में प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि एंड क्लास में आते आते ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैं उन पे लगी हुई हूँ, आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस वाले नोट्स पे, तो अभी मैं इन पे Ma'am, हाँ जी। ma'am, can you just tell me once again that how to proceed with the answer? जो 3 मार्क का 6 मार्क का अलग अलग है, अच्छा, मैं बताती हूँ, तो देखो हाउ टू यदि राइट इट? आपको मेंस का आंसर लिखना कल है, मैं मैं बताती हूँ कि देखो सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, किसको किस तरीके से लिखना है, सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, सबको अपना प्रेजेंटेशन अच्छा तरीके से कैसे करना है वो पता रहता है। जैसे मैं कैसे करती हूँ, मैं हमेशा कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ विद द प्रोविजन। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, आप उसको स्टार्ट करोगे कैसे, एज अ प्रोविजन। ठीक है, कि भाई सेक्शन 9 में ये हम्म। माय क्वेश्चन इज मैम, कंटेंट कैसे रिस्ट्रिक्ट करें? मतलब जैसे अगर सेक्शन 9 या फिर ये क्वेश्चन आ अब गया कि देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन यदि सेक्शन 9 से रिलेटेड आए, मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो आप क्या लिखोगे, सेक्शन 9 लिखोगे, एक्सप्रेसली बार्ड, इम्प्लाइडली बार्ड, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 2। आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाना चाहिए, 2 नंबर में इससे ज्यादा नहीं लिखना है। डन अखिलेंद्र सर, यहाँ समझ में आया, सबको ही समझ में आना चाहिए। ठीक है। डन। अब समझो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सिविल नेचर सूट क्या है। सिविल नेचर सूट क्या है, आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या लिखोगे, सेक्शन 9 लिखोगे, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 लिखोगे, ये तो आपको हर जगह लिखना है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 लिखोगे। ठीक है। थोड़े से आप सिविल नेचर के सूट बता दोगे, 5 मैक्स टू मैक्स 5 बता दिए, और उसके बाद में 2 केस लॉ लिख दोगे। ठीक है, ये भी आपको ऐसे मैं बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम है तो लिखो, अदरवाइज 2 केस लॉस लिख दो। ठीक है, तो मत सफिशियंट है, क्योंकि आप लोगों को मेरी बात सुनो, आप लोग यदि जिस भी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, उसका पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए हमारे जो मतलब आरजेएस में ये इस तरीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, ये 3 नंबर के मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मुझे मुझे पता है कि इस 3 नंबर के मार्क्स के 10 क्वेश्चन को मुझे 30 मिनट में कंप्लीट करना है। ये मेरी प्लानिंग थी कि मुझे इसको 30 मिनट में कंप्लीट करना है। जब आप इसको सोचोगे कि इन 10 क्वेश्चंस को 30 मिनट में कंप्लीट करना है, तो आपको समझ में आएगा एक क्वेश्चन को मुझे 3 मिनट देने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को मुझे 3 मिनट देने हैं, तो क्या हुआ, अब 30 मिनट में कंप्लीट करना है, तो ये 30 मिनट आपके जाते जाते होते हैं 38 मिनट। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी चीज को क्या कर लेते हो, किसी चीज का आपने मकसद कर लिया कि मुझे 30 मिनट में कंप्लीट करना है, तो ये आपके कंप्लीट होंगे 38 मिनट के अंदर। ये मैं बहुत कम बता रही हूँ, 37 मिनट 38 मिनट ये तब कंप्लीट होंगे। अब आपको क्या ट्राई करना है, 30 मिनट का मतलब 30 मिनट, 31 मिनट, 32 मिनट हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको मेंस लिखने की प्रिपरेशन पहले से ही करनी है। तो समझ में आया, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या सिविल नेचर के सूट है थोड़े बहुत बता दो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे आधे पेज से ज्यादा लिखना है, आधे पेज से मुझे ज्यादा लिखना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे 1.5 पेज से ज्यादा लिखना है, मतलब 1.5 पेज तो लिखना ही लिखना है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे, तो खुद ही समझ में आ जाता है। ठीक है अखिलेंद्र सर, मतलब सबको ही समझ में आना चाहिए ये सब चीजें। आपको मतलब स्टेट वाइज डिवाइड रहती है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे इतना लिखना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे इतना लिखना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे इतना लिखना है। और ये आप किस तरीके से डिसाइड करोगे, ये इस तरीके से भी डिसाइड करोगे, मान लो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 5, तो इसको डिसाइड करके चलो कि 45 मिनट में मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 6 मार्क्स के यदि 5 क्वेश्चन है, मतलब 9 मिनट देने आपको एक क्वेश्चन को। तो ये सारी जो रूपरेखा आपको बनानी होती है, आप उस टाइम मेंस के टाइम पे नहीं बना सकते जब आप मेंस लिख रहे हो। जब आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि किसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जजमेंट राइटिंग
जजमेंट राइटिंग भी होती है ना, जजमेंट राइटिंग। मेरे से क्या गलती हुई थी सिविल पेपर में, नहीं क्रिमिनल पेपर में, मैंने दिए थे 25 मिनट या 20 मिनट, होती ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं हुई थी, कंप्लीट ही नहीं हुई थी, पता नहीं इतना लिखने लग गए 20 मिनट 25 मिनट में जजमेंट राइटिंग। भाई ये सुबह मैंने बताया था, ये गेम चेंजर होते हैं जजमेंट राइटिंग, इस पे भी आपको प्रॉपर टाइम डिवोट करना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए कि पेपर कंप्लीट होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या है, और आपको मतलब कोई एक पेपर लिख कर बैठ जाओ और उसको लिखो एकदम से मैं नहीं बोल रही आपको, पहले प्री के लिए आपको जो बेयर एक्ट है वही 5 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, मेंस के लिए आपको बेयर एक्ट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ही रिपीट होते हैं, वही रिपीट होते हैं, सेक्शन 9 कई बार रिपीट होगा कि सेक्शन 9 डी यूरे डी फैक्टो, तो अब आपको मेंस में ये कोड की डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोड, तो आप लिख के आओगे एज पर सीपीसी 21 प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स इज कोड, ये नहीं पूछता। ठीक है, ये तो हम प्री के क्वेश्चन, मतलब हमने पढ़ा भी नहीं, लेकिन हम प्री की प्रिपरेशन करते टाइम ही क्या कर लेंगे, हमें याद हो जाएगा, तो हम एग्जाम में बाय चांस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी, बाकी जिसको भी कंटिन्यू करना है वो एक बार आप मुझे बता दीजिएगा।